नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का। इस चैप्टर के हमारे 8 पार्ट कंप्लीट हो गए थे, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे। और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 9। हम चर्चा कर रहे थे धातु क्रम के चरणों की। हमने 2 चरण कंप्लीट कर लिए थे और हमारा तीसरा चरण चल रहा था, यानी पहला चरण अयस्क का चूर्णीकरण हमारा कंप्लीट हो गया था, दूसरा चरण अयस्क का सांद्रण कंप्लीट हो गया था और तीसरा चरण था धातु का निष्कर्षण। और इसमें 2 चरण थे हमारे। पहला चरण था सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन और दूसरा चरण था धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। तो पहला जो चरण था हमारा वो चरण कंप्लीट हो चुका था। हमने उसमें 2 विधियों का अध्ययन किया था, निस्तापन व भर्जन। दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन भी किया था और दोनों में हमने अंतर भी देखे थे। आज लगातार उसी कड़ी में हम जो दूसरा चरण है हमारा धातु ऑक्साइड का अपचयन, उसका अध्ययन हम इस पार्ट में डिटेल से करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो, मैं एक बार स्टेप लिख रहा हूं, यानी हमारे स्टेप थे धातु अयस्क का सबसे पहले हमने क्या करवाया, चूर्णीकरण, यानी अपन यहां पे लिख सकते हैं चूर्णीकरण। तो हमारे पास चूर्णित अयस्क प्राप्त हो गया, चूर्णित अयस्क। फिर इस चूर्णित अयस्क का हमने क्या करवाया, सांद्रण। तो हमारे पास सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया, सांद्रित अयस्क। फिर इस सांद्रित अयस्क का हमने धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करवाया, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। और धातु ऑक्साइड में परिवर्तन की हमने 2 विधियां पढ़ी। पहली थी निस्तापन, यानी कैल्सिनेशन, इसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। और सेकंड थी हमारी बर्जन, यानी रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, यानी इन दोनों विधियों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब देखो, यानी अब हमारे पास अपन कह सकते हैं कि निस्तापित या वर्जित अयस्क प्राप्त हो चुका। क्या कहेंगे, निस्तापित या वर्जित अयस्क, या हम इसे क्या कह सकते हैं, धातु ऑक्साइड। भाई सांद्रित अयस्क को हम धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। अब यहां से आगे हम पढ़ेंगे कि अब इस धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन किस प्रकार से होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि निस्तापन या बर्जन की प्रक्रिया से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया, धातु ऑक्साइड। यानी अपन इस धातु ऑक्साइड को लिख सकते हैं MxOY, ये धातु ऑक्साइड है। अब देखो, अपन कह सकते हैं कि निस्तापन या बर्जन से प्राप्त धातु ऑक्साइड में कुछ अगलनीय अशुद्धियां रह जाती हैं। क्या कहेंगे, कुछ अगलनीय अशुद्धियों को हम आधात्री भी कहते हैं। क्या कहेंगे, आधात्री।
अब देखो आप, हम इस धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करवा रहे हैं, यानी एक तो हमें क्या करवाना है, अपचयन, यानी अपन कह सकते हैं अशुद्ध धातु में अपचयन, अशुद्ध धातु में अपचयन। यानी बात सीधी सी है कि ऑक्सीजन को हटाना है हमें, अरे ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। यानी एक तो हमें इस ऑक्सीजन को हटाना है और दूसरा हमें अगलनीय अशुद्धियां, अगलनीय अशुद्धि कह सकते हैं या अगलनीय अधातरी कह सकते हैं, गैंग भी हम इसे कह सकते हैं या मैट्रिक्स। तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि एक तो हम इस धातु ऑक्साइड से, या ऐसे कह सकते हैं निस्तापित या भर्जित अयस्क से हमें ऑक्सीजन को हटाना है, यानी उसका अशुद्ध धातु में अपचयन करवाना है। दूसरा, हमें इस धातु ऑक्साइड में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को हटाना है। देखो पहले बात करते हैं हम अपचयन की। देखो अपचयन हम करवाते हैं एक तो कार्बन के द्वारा अपचयन, क्या कहेंगे, कार्बन के द्वारा अपचयन, यानी धातु ऑक्साइड का अपचयन हम एक तो करवाएंगे कार्बन के द्वारा अपचयन, कार्बन कह सकते हैं या कोक कह सकते हैं, कार्बन के द्वारा अपचयन, समझना आप, कार्बन के द्वारा अपचयन। दूसरा अपचयन हम करवाएंगे एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन, एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। तीसरा अपचयन हम करवाएंगे स्वतः अपचयन, स्वतः अपचयन। चौथा हम करवाएंगे विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी अपचयन। अब देखो यदि कार्बन के द्वारा अपचयन करवा लें तो नाम क्या हो जाएगा, परगलन। क्या नाम हो जाएगा, परगलन। और ये परगलन की प्रक्रिया वात्याभट्टी में संपन्न होती है। अगर एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन करवा लें तो नाम हो जाएगा एल्यूमिनो थर्माइट परक्रम। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि धातु ऑक्साइड में उपस्थित ऑक्सीजन को हटाना, यानी धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन करवाना। 4 प्रकार से हम अपचयन करवा सकते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अपचयन की 4 प्रकार की विधियां हैं। अब बची बात अगलनीय अशुद्धियों की, यानी इन अगलनीय अशुद्धियों को हटाने के लिए हम काम में लेते हैं गालक। क्या काम में लेते हैं, गालक। यानी हम इस धातु ऑक्साइड में अगलनीय अशुद्धियों को हटाने के लिए उस धातु ऑक्साइड में गालक यानी फ्लक्स, इसे हम फ्लक्स भी कहते हैं, गालक मिलाते हैं। अब देखो इस गालक को आप ध्यान में रखोगे कि गालक क्या होते हैं, यानी अपन यूं कहेंगे कि धातु ऑक्साइड में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित करने के लिए मिलाए गए पदार्थ गालक कहलाते हैं। और ये गालक अशुद्धियों के आधार पर मिलाए जाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि जो गालक है, ये गालक अधातरी के साथ अभिक्रिया करके धातुमल बनाता है। और धातुमल क्या होता है, धातुमल होता है गलनीय कीट। क्या होता है, गलनीय कीट। यानी बात सीधी सी है, आप यूं समझो कि अगलनीय अधातरी है, जब गालक मिलाएंगे तो गालक इस अगलनीय अधातरी के साथ अभिक्रिया करके इसको गलनीय अधातरी में चेंज कर देता है। और गलनीय जो अधातरी है वही धातुमल यानी स्लेग कहलाती है। ये बात हुई गालक की। अब देखो गालक का उपयोग
अधात्री के आधार पर किया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि अगर अधात्री क्षारीय है, समझना, अधात्री क्षारीय है तो गालक क्या होगा, अम्लीय। गालक क्या होगा, अम्लीय। जैसे CaO, MgO, MnO, ये देखो, ये मैंने क्षारीय अधात्री या क्षारीय अशुद्धियां लिखी हैं। तो अम्लीय गालक यहां पे रहेगा SiO2। और यदि अधात्री अम्लीय है, अधात्री अम्लीय है तो हमारा गालक क्या रहेगा, क्षारीय। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्षारीय गालक जैसे CaO, MgO, और अम्लीय अधात्री क्या रहेगी, SiO2। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो हमने क्या कहा कि निस्तापन या वर्जन से प्राप्त धातु ऑक्साइड में कुछ अगलनीय अशुद्धियां शेष रह जाती हैं, जिनको हटाने के लिए हम गालक का प्रयोग करते हैं। गालक वे पदार्थ होते हैं जो अगलनीय अशुद्धियों को या अगलनीय अधात्री को गलनीय धात्री में परिवर्तित कर देते हैं उच्च ताप पर अभिक्रिया करके, तो जिसे हम धातुमल कहते हैं। तो गालक प्लस अधात्री यानी धातुमल बन जाएगा। यदि अधात्री क्षारीय है तो गालक अम्लीय होगा, और यदि अधात्री अम्लीय है तो गालक क्षारीय होगा। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। और ऑक्सीजन को हटाने के लिए यानी धातु ऑक्साइड का अपचयन करवाने के लिए हम ये 4 प्रकार की विधि काम में लेंगे। कार्बन के द्वारा अपचयन, एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन, सवतः अपचयन और विद्युत अपघटनी अपचयन। अब देखो, अब हम इस गालक को पढ़ेंगे कि अम्लीय गालक और क्षारीय गालक किस प्रकार से अगलनीय अधात्री के साथ अभिक्रिया करके गलनीय अधात्री का निर्माण करते हैं। इस बात को समझो आप। देखो, जैसे मान लो मेरे पास है अम्लीय गालक, क्या है, अम्लीय गालक। देखो SiO2, ये मेरे पास है अम्लीय गालक। इसका मतलब हमारी जो अधात्री क्या होगी, वो क्षारीय होगी। यानी ये लो CaO, ये है क्षारीय अधात्री, क्षारीय अधात्री। और क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CaSiO3 यानी कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। और इस कैल्शियम सिलिकेट को हम क्या कह रहे हैं, धातुमल। क्या कह रहे हैं, धातुमल। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार मान लो हमारे पास क्षारीय गालक है, ये लो CaO, और अधात्री क्या है, अम्लीय यानी SiO2। यानी अब हमारा गालक क्या है, क्षारीय, क्षारीय गालक और अम्लीय अधात्री, अम्लीय अधात्री क्या बन जाएगा, धातुमल बन जाएगा। यानी हमारे पास उच्च ताप है, क्या बन जाएगा, CaSiO3 यानी कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। और इसे हम क्या कह रहे हैं, धातुमल कह रहे हैं। तो बात सीधी सी है, अगर हमारे पास अधात्री क्षारीय है तो उसको हटाने के लिए अम्लीय गालक प्रयुक्त करते हैं, और यदि हमारे पास अम्लीय अधात्री है तो उसको हटाने के लिए क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल अपन निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि जो भर्जित या निस्तापित अयस्क है उसमें हम अपचायक के साथ साथ गालक का प्रयोग भी करते हैं।
गालक का प्रयोग भी अपन करते हैं। तो गालक दो प्रकार के हो गए, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। इसको भी आप ध्यान में रखोगे, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। यानी अपन अब निष्कर्ष रूप में क्या कर सकते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है भर्जित या निस्तापित, क्या कहेंगे, भर्जित या निस्तापित अयस्क, या हम इसको धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं, धातु ऑक्साइड। इसमें हम एक तो क्या मिलाएंगे, अपचायक, क्या मिलाएंगे, अपचायक, साथ में क्या मिलाएंगे, गालक, देखो पहले अपन लिखेंगे अधात्री, क्योंकि निस्तापित और वर्जित अयस्क में अगलनीय क्या होती है, अधात्री। तो ये लो अधात्री मौजूद है। अब हम इसमें अपचयन के लिए तो क्या मिलाएंगे, अपचायक, और अधात्री को हटाने के लिए क्या मिलाएंगे, गालक। इसका मतलब जो गालक है वो तो अधात्री के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातुमल, और अपचायक धातु ऑक्साइड का क्या कर देगा, अपचयन, जिससे हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होगी। यानी एक तो हमें मिलेगी अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, और गालक अधात्री के साथ अभिक्रिया कर धातुमल का निर्माण करता है, और कुछ बची हुई जो गैसें होंगी वे बाहर निकल जाएंगी। तो ये मैंने आपको अपचयन की जो प्रोसेस है, अपचयन की जो अभिक्रिया है, वो मैंने आपको समझा दी है। वर्जित या निस्तापित अयस्क में अगलनीय क्या होती हैं, अधात्री। हम इसके अपचयन के लिए क्या मिलाएंगे, अपचायक, और अधात्री को हटाने के लिए क्या मिलाएंगे, गालक, जिससे हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होगी, धातुमल प्राप्त होगा, और कुछ गैसें बाहर निकल जाएंगी। अब देखो ये जो धातुमल है ये हल्का होने के कारण अशुद्ध धातु की सतह पर तैरता रहता है, जिसको पृथक कर लिया जाता है। क्या बताया मैंने, धातुमल हल्के होने के कारण अशुद्ध धातु की सतह पर तैरते रहते हैं, जिसे हटा लिया जाता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपचयन की। गालक मैंने आपको बता दिया है कि गालक क्या करता है, गालक अधात्री के साथ अभिक्रिया करके धातुमल का निर्माण करता है। अब हम अपचयन की बात करते हैं कि धातु ऑक्साइड का अपचयन 4 प्रकार से किया जाता है। तो अब डिटेल से हम चारों विधियों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो लगातार बने रहिए आप, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको चारों विधियों में जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी विधि में किन धातु अयस्कों का या किन धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाया जाता है। तो अब हम चारों विधियों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो लगातार बने रहिए आप मेरे साथ। देखो मैं यहां पे लिख दूं भर्जित या निस्तापित, क्या कहेंगे, भर्जित या निस्तापित, भर्जित या निस्तापित अयस्क, या अपन इसे कह सकते हैं धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। अब समझना आप, पहला अपचयन हम करवाएंगे कार्बन के द्वारा, यानी कोक के द्वारा। पहला अपचयन है हमारा कार्बन, या इसे हम कहते हैं कोक।
के द्वारा अपचयन, के द्वारा अपचयन। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? परगलन। क्या कहेंगे? परगलन। परगलन की प्रक्रिया वात्याभट्टी में संपन्न होती है। दूसरा हम करवाएंगे एल्यूमीनियम के द्वारा अपचयन, एल्यूमीनियम के द्वारा अपचयन। लगातार आप समझते चले जाएंगे मेरे साथ। दूसरा एल्यूमीनियम के द्वारा अपचयन, और इसे हम क्या कहेंगे? एल्यूमिनो थर्माइट, एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रम, या इसे हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ। इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे, गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम। ठीक है, गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम या एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रम। तीसरी अपन लेंगे स्वतः अपचयन, स्वतः अपचयन, थर्ड नंबर। और 4 हमारी रहेगी वैद्युत अपघटनी अपचयन, वैद्युत अपघटनी अपचयन। देखो, अपचयन की जो 4 विधि हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी है। अब हम चारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखो, पहले बात करेंगे हम कार्बन के द्वारा अपचयन की। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके द्वारा किन धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कम विद्युत धनी, कम विद्युत धनी धातु ऑक्साइडों का अपचयन इसके द्वारा करवाया जाता है। क्या बताया मैंने? कम विद्युत धनी धातु ऑक्साइडों का अपचयन कार्बन यानी कोक के द्वारा करवाया जाता है। यानी हम जैसे एग्जाम्पल लेपन तो अपन कह सकते हैं जैसे जिंक, लेड, टिन, आयरन इत्यादि धातुओं के ऑक्साइडों का अपचयन हम कार्बन के द्वारा करवाते हैं। देखो कैसे करवाएंगे। ये है ZnO, ये रहा हमारा कार्बन, उच्च ताप तो Zn प्लस CO। इसी प्रकार PbO की बात करें अपन, PbO ये कार्बन यानी कोक उच्च ताप पे गर्म कर रहे हैं तो Pb प्लस CO। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यानी अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास है MxOY प्लस YC, तो हमारे पास Mx प्लस YCO प्राप्त हो जाएगा। ये एक कॉमन फॉर्मूला है। यानी ये है धातु ऑक्साइड और ये है कोक। उच्च ताप पे गर्म करेंगे तो हमें धातु प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पे CO। कार्बन के द्वारा अपचयन कम विद्युत धनी धातु ऑक्साइडों जैसे Zn, Pb, Sn, आयरन इत्यादि धातुओं के ऑक्साइडों का अपचयन हम कार्बन के द्वारा करवाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। अब देखो, यानी अपन क्या कहेंगे कि जिन धातुओं का कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं हो पाता है उनका अपचयन हम एल्यूमिनियम के द्वारा करवाते हैं। अब देखो, इन धातुओं का अपचयन कार्बन के द्वारा क्यों नहीं होता है?
इस बात का अध्ययन हम करेंगे एलिंघम आरेख के द्वारा, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अपन कह सकते हैं कि सामान्यतया इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा Cr2O3 और Mn3O4 धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाया जाता है। धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाया जाता है यानी एक तो क्रोमियम का ऑक्साइड है Cr2O3 और एक मैंगनीज का ऑक्साइड है Mn3O4। अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो देखो Cr2O3 प्लस 2Al यानी हमारे पास 2 क्रोमियम प्लस Al2O3 यानी एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। ये इसकी अभिक्रिया है। देखो एल्यूमिनियम के चूर्ण को थर्माइट कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रम। एल्यूमिनो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, थर्माइट एल्यूमिनियम के चूर्ण को कहते हैं, इसीलिए इसको एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रम कहते हैं। और दूसरा इसका नाम है गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम। क्रोमियम का ऑक्साइड और मैंगनीज के धातु ऑक्साइडों का अपचयन एल्यूमिनियम के द्वारा करवाया जाता है। तो ये हमारी सेकेंड विधि हुई। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की, स्वतः अपचयन। देखो स्वतः अपचयन हम क्या कहेंगे कि कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइडों का करवाया जाता है। कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइडों का अपचयन स्वतः अपचयन करवाया जाता है। अब कम सक्रिय धातुएं कौन सी होंगी? देखो Cu, Pb, Hg, ये कम सक्रिय धातुएं हैं और इनके जो ऑक्साइड हैं उनका अपचयन हम स्वतः अपचयन करवाते हैं, यानी अपने आप अपचयन। देखो एक एग्जाम्पल से समझो आप इसको। हमारे पास 2CuS है, वर्जन की प्रक्रिया लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो इसका हमने वायु की उपस्थिति में वर्जन करवाया तो हमारे पास क्या मिला? 2Cu2O और साथ में 2SO2। अब देखो ये जो 2Cu2O हमें प्राप्त हुआ है, अब हम इसका अपचयन करवाएंगे Cu2S के द्वारा। तो हमें 6Cu और साथ में SO2। अब देखो मतलब इस क्यूपरस ऑक्साइड का अपचयन क्यूपरस सल्फाइड के द्वारा हुआ, यानी कॉपर का अपचयन कॉपर के द्वारा ही हुआ है, इसीलिए तो इसको स्वतः अपचयन बोलते हैं। ये जो अभिक्रिया ये मैंने वर्जन की अभिक्रिया लिखी है। वर्जन में हमें क्या मिलता है? सल्फाइड से ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इस ऑक्साइड का हम अपचयन करवा रहे हैं इस क्यूपरस सल्फाइड से, यानी इसमें जो कॉपर है ये कॉपर इस कॉपर का अपचयन कर रहा है 6Cu प्लस SO2, इसीलिए हम इसको स्वतः अपचयन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि कम सक्रिय धातुओं के जो ऑक्साइड है उनका स्वतः अपचयन करवाया जाता है। इसी प्रकार से Pb का और इसी प्रकार से मरकरी का स्वतः अपचयन होता है। अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी अपचयन की। देखो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, 4 नंबर है विद्युत अपघटनी अपचयन। देखो नाम से पता है विद्युत अपघटनी अपचयन, यानी अपन कहेंगे कि यह अपचयन विद्युत रासायनिक सिद्धांत, क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है। पहली बात तो आप ये ध्यान में
रखोगे। अब बात करते हैं कि विद्युत अपघटनीय अपचयन किन धातुओं के ऑक्साइडों का करवाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उच्च विद्युत धनी धातुओं के ऑक्साइडों का अपचयन विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि उच्च विद्युत धनी धातुओं का अपचयन हम विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाते हैं। देखो विद्युत अपघटनीय अपचयन में क्या होगा कि सबसे पहले धातु ऑक्साइड को हम मोल्टन अवस्था में लाते हैं, यानी अपन कहें तो संगलित अवस्था में या गलित अवस्था में, फिर उसका हम विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखो एग्जाम्पल समझना आप, NaCl का एग्जाम्पल, ये NaCl है, इसको गर्म करके हम संगलित अवस्था में लेके आएंगे, फिर इसको पात्र में भरेंगे और इलेक्ट्रोड लगा देंगे। इलेक्ट्रोड लगाकर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी ये तो है एनोड और ये है कैथोड, समझना आप ध्यान से। अब देखो क्या होगा, इसमें Na+ है और Cl- है, यानी जो सोडियम आयन है वो तो जाएंगे कैथोड की तरफ और जो Cl- आयन है वो जाएंगे एनोड की तरफ। यानी यहाँ पे देखो अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ पे अगर हम एनोड की बात करें, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे 2Cl- Cl2 और कैथोड पे क्या होगा +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी 2Na+, 2 इलेक्ट्रॉन और 2Na, यानी अपन कह सकते हैं कि कैथोड पे हमें धातु प्राप्त हो जाती है 2Na। तो क्या बताया मैंने, विद्युत अपघटनीय अपचयन विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है। उच्च विद्युत धनी धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि धातुओं के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर क्लोराइडों का हम विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाते हैं। इसमें हम क्लोराइड को भर दिया, सबसे पहले हम उसको संगलित अवस्था में प्राप्त करते हैं, गर्म करके हम उसको संगलित अवस्था में प्राप्त करते हैं, फिर उसको पात्र में भर के इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है और हमें कैथोड पे धातु प्राप्त होती है और एनोड पे हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये 4 विधियां थी धातु ऑक्साइड के अपचयन की। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला अपचयन है हमारा कार्बन यानी कोक के द्वारा अपचयन, इसको हमने क्या कहा, परगलन। वात्याभट्टी, देखो वात्याभट्टी का डायग्राम हम जब लोहे का धातु गर्म पढ़ेंगे, यानी लोहे के अयस्क से लोहे का निष्कर्षण करेंगे, वहां पे हम वात्याभट्टी का डायग्राम भी देखेंगे। फिलहाल आप इतने ध्यान में रखो कि कार्बन के द्वारा अपचयन परगलन कहलाता है। वात्याभट्टी में परगलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कम विद्युत धनी धातुओं जैसे जिंक, लेड, टिन, आयरन इत्यादि के ऑक्साइडों का अपचयन कार्बन के द्वारा करवाया जाता है। ये हमने अभिक्रियाएं लिखी हैं। दूसरा अपचयन है हमारा एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। इसे हम एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम कहते हैं, गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम कहते हैं। सामान्यतया इस विधि के द्वारा उन धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाया जाता है जिनका अपचयन कार्बन के द्वारा संभव नहीं है। कार्बन के द्वारा संभव क्यों नहीं है, एल्यूमिनियम के द्वारा इनका अपचयन संभव क्यों है, इस बात को हम एलिंगम आरेख के द्वारा देखेंगे, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो सामान्यतया इस विधि के द्वारा Cr2O3, Mn3O4 धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाया जाता है। ये मैंने आपको इसकी एक अभिक्रिया लिखी है क्रोमियम के ऑक्साइड की, Cr2O3 + 2Al 2Cr + Al2O3, यानी हमें एल्यूमिना प्राप्त हो रहा है। ये हमारी दूसरी विधि थी।
तीसरी विधि हमने ली सवतः अपचयन। सवतः अपचयन कम सक्रिय धातुओं के जो ऑक्साइड है उनका करवाया जाता है, जैसे कॉपर है, लेड है, मरकरी है। ये देखो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, क्यूप्रस सल्फाइड, पहले इसका ऑक्सीकरण करवाया यानी भर्जन की क्रिया करवाई तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त हुआ। फिर इस क्यूप्रस ऑक्साइड का यानी ये धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब इस धातु ऑक्साइड का क्यूप्रस सल्फाइड के द्वारा हम अपचयन करवाएंगे तो ये कॉपर इस कॉपर का अपचयन कर देता है, इसीलिए इसको सवतः अपचयन कहते हैं। चौथी थी हमारी वैद्युत अपघटनी अपचयन। इसमें हमने क्या कहा कि वैद्युत अपघटनी अपचयन वैद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित होता है। इस विधि के द्वारा उच्च विद्युत धनी धातुओं के धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाया जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। होता क्या है इसमें, सबसे पहले धातु का जो क्लोराइड है या हाइड्रोक्साइड है उसको हम संगलित अवस्था में प्राप्त करते हैं, फिर उसको पात्र में भरकर इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका वैद्युत अपघटनी अपचयन हो जाता है। तो ये हमारी धातु ऑक्साइड के अपचयन की 4 विधियां थी। हमने चारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कार्बन के द्वारा किन धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाते हैं, एल्यूमिनियम के द्वारा किन धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाते हैं और सवतः अपचयन किन धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाया जाता है और वैद्युत अपघटनी अपचयन किन धातु ऑक्साइडों का करवाया जाता है। तो इस आज की क्लास में हमने जो हमारा धातु निष्कर्षण का दूसरा चरण था, धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन, उसका हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर परगलन, इसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो परगलन को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन हो जाता है, इसे परगलन कहते हैं, स्मेल्टिंग। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। जो मैंने आपको गालक बताए, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक, उनको भी आप ध्यान में रखोगे। अगर अधात्री क्षारीय है तो अम्लीय गालक का उपयोग करते हैं और यदि अधात्री अम्लीय है तो क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत, यानी हम एलिंगम आरेख को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।